नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। कृषि सुधार कानून पर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर मचे सियासी घमासान के बाद इसमें शामिल भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। मुर्गे मुर्गियों के सैंपल में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मंडी खोलने का आदेश दिया, तो उत्तर दिल्ली नगर निगम ने भी रेस्टोरेंट में चिकन पर लगी पाबंदी हटा ली। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए वीएचपी के चंदा मांगने के अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए और महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया, जिसे शरद पवार ने गंभीर मामला बताया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मकर संक्रांति के दिन ठंड का जबरदस्त टॉर्चर झेलना पड़ा। एक तरफ शीतलहर की वजह से लोगों की कंपकपी छूट गई, तो वहीं घने कोहरे ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह दिल्ली को देखकर ऐसा लगा मानो वो कोहरे की आगोश में समा गई हो। आलम यह था कि दूर से देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि सामने से कार आ रही है या मोटरसाइकिल। ऐसे में कोहरे में सुरक्षित सफर करने के लिए गाड़ियों की हेडलाइट ही आखिरी सहारा बची, क्योंकि लो विजिबिलिटी में उसी की रोशनी की मदद से गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ पाई। जब गाड़ियां आपका बेहद पास आ जाती हैं तब जाकर गाड़ियां आपको दिखती हैं। जितनी भी गाड़ियां इस सड़क पे जा रही हैं वो सभी अपना लाइट ऑन करके जा रही हैं। दिन चढ़ा तो लोगों ने उम्मीद की कि राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोपहर होने तक दिल्ली यूं ही सफेद कोहरे की चादर से ढकी रही। हालांकि कुछ जगहों पर सूरज दिखा, लेकिन वो भी धुंधला। दिल्ली के पास नोएडा में भी यही हाल रहा। वहां भी ऐसा लगा जैसे हाथ को हाथ दिखना मुश्किल हो गया। सबसे ज्यादा टेंशन दफ्तर जाने वालों को हुई, क्योंकि गाड़ियों की धीमी रफ्तार की वजह से कई जगहों पर जैम लग गया। कोहरा अब घना होता जा रहा है, उसकी वजह से लगातार परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये देखिए कितनी मुश्किलों के बीच जो है वो गाड़ियां निकल पा रही हैं। सुबह का वक्त है। इस बीच मौसम विभाग ने भी जो भविष्यवाणी की उससे साफ हो गया कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर को शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ेगा। सिचुएशन अभी 2 दिन तक निश्चित तौर पर ऐसे ही बनी रहेगी, जबकि जो दिल्ली एनसीआर का तापमान है लगभग 4 डिग्री के आसपास बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कई दिन तक बारिश हुई और जैसे ही बारिश रुकी पारा गिरने लगा। खासकर दिल्ली एनसीआर में तो इस बार जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मकर संक्रांति पर दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा और अगले 2 दिन तक तापमान इसी के इर्द गिर्द रहेगा। यही नहीं, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ठंडी हवाएं भी चलेंगी। साथ ही अगले 3 दिनों तक राजधानी की सुबह कोहरे के साथ होगी। यही वजह रही कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहना होगा। 100 बात की एक बात यह है कि सर्दी के मौसम में घना कोहरा कोई नई बात नहीं है। हर साल दिल्ली एनसीआर में ऐसा होता ही है। हमको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चिंता करनी ही है तो हमको हवा में फैले प्रदूषण की करनी चाहिए, जो असल में कोहरे का संकट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। सच्चाई तो यही है कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ कोहरा नहीं छाया है, बल्कि प्रदूषण की वजह से स्मॉग यानी धूल और धुएं का धुंध के साथ जहरीला कॉकटेल बन गया। दिल्ली में आज भी कोई कोना ऐसा नहीं था जहां वहां में हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर न हो। हम ये तो देख रहे हैं कि कोहरे में कुछ मीटर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि इस मौसम में सांस लेना भी दुश्वार है। तमिलनाडु में पोंगल के त्योहार के दिन हर साल होने वाले जल्लीकट्टू के खेल का आयोजन कोरोना संकट के बीच भी उसी जोश से किया गया जैसे सालों से लोग करते आए। जल्लीकट्टू खेल के दौरान सांडों और बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर उन्हें भीड़ में छोड़ दिया जाता है और लोगों को उन पर काबू पाना होता है, जिसकी कुछ तस्वीरें मदुरई में बड़े पैमाने पर आयोजित एक कार्यक्रम से सामने आई, जहां एक एक कर कुछ बैलों और सांडों को मैदान में छोड़ा गया। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, वहां पहले से मौजूद लोग उन्हें काबू करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उन बैलों और सांडों ने कई लोगों को तो इतनी बुरी तरह पटकनी दी कि उनके लिए खुद को संभालना तक मुश्किल हो गया। कोई सांडों और बैलों को पकड़ने के चक्कर में कुछ दूरी तक उन पर लटकता रहा, तो किसी को बैल ने गोल गोल घुमाकर नीचे गिरा दिया। कार्यक्रम में कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ये सब देखकर डर गए और वो खुद को सुरक्षित करने के लिए वहां लगाई गई लोहे की ऊंची ऊंची रेलिंग पर चढ़ गए। 100 बात की एक बात यह कि परंपराएं जब धार्मिक आस्था का हिस्सा बन जाती हैं तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है, चाहे जान चली जाए। हम लोग परंपरा को छोड़ने या बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू भी ऐसी एक परंपरा है जो करीब 2500 साल पुरानी है। बीते 1 दशक से इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि यह त्योहार हम सब के लिए खतरनाक है। इसमें बैल ही नहीं, लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन जल्लीकट्टू की लोगों की आदत सी पड़ चुकी है, जिसे
बंद कराने की बात छिड़ते ही तमिलनाडु में बवाल हो जाता है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वहां ये खेल बंद नहीं करा पाई। लोगों का दबाव इतना है कि सरकार को अध्यादेश लाकर जल्लीकट्टू की छूट देनी पड़ी। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में पुलिस हिरासत में 23 साल के एक अफ्रीकी मूल के नागरिक की मौत पर कोहराम मच गया। मामला कोरोना नियम तोड़ने की वजह से शुरू हुआ, लेकिन इस पूरी घटना ने एक संगीन मोड़ तब ले लिया जब अफ्रीकी मूल की उस नागरिक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद ब्रसल्स से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें दिन दहाड़े सड़क पर दंगा होता नजर आया। अफ्रीकी मूल के लड़के की मौत की खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैली और लोगों का खून खौल उठा। वो इंसाफ की मांग पर सड़कों पर उतर आए। जो उन्हें दिखा, उन्होंने उसी पर अपनी भड़ास निकाल दी। कहीं बस स्टैंड को चकनाचूर कर दिया तो कहीं चीजों को फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर चीजें फेंकी तो पुलिस ने भी करारा जवाब दिया। उसने उन पर पानी की जोरदार बौछार कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने सड़क पर पटाखे छोड़ दिए। इंसाफ की मांग में आग बबूला लोग उस पुलिस थाने पर धमक पड़े जहां अफ्रीकी मूल के लड़के को ले जाया गया था। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। On veut simplement la vérité en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont floues concernant les circonstances de la mort d'Ibrahima. दरअसल 5 दिन पहले पुलिस ने कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर अफ्रीकी मूल के उस लड़के को गिरफ्तार किया था। हिरासत में वो बेहोश हो गया और फिर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई, लेकिन लोगों को शक है कि पुलिस ने टॉर्चर किया और उसने उसकी जान ली। सौभाग्य की बात है कि धर्म, जाति, रंग, भाषा और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव की बीमारी पूरी दुनिया में है। ये बीमारी भी आज की नहीं है, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जिसे मिटाने में कई पीढ़ियां मिट गई। कबीलों को ताकत या प्यार से जोड़कर देश बनाने की वजह भी यही थी कि साथ रहेंगे तो नफरत और हिंसा खत्म हो जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और यूरोप के जो देश खुद को आधुनिक और अमीर समझते हैं, वो भी इस भेदभाव की आग में अब तक झुलस रहे हैं। बेल्जियम भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि वहां अपने पराये गोरे काले का भेदभाव कुछ ज्यादा ही है। इसीलिए अमेरिका में पिछले साल जब एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक की पुलिस की गोली से मौत हुई तो रंगभेदी आंदोलन की चिंगारी बेल्जियम में भी भड़की। वहां दूसरे देशों से आकर बसे लोगों के मन में भेदभाव का डर इस कदर बैठ चुका है कि अब उनके बीच किसी भी आदमी के साथ बेल्जियम की पुलिस कुछ भी करे तो लोग इसे नस्लवादी सोच का नमूना ही मानते। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमी हुई डल झील से लोगों को दूर रखने के लिए वहां एसडीआरएफ तैनात कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आसपास के लोग बर्फ में बदल चुकी झील में मस्ती करने पहुंच रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। और इसीलिए वहां एसडीआरएफ की कई टीमों को निगरानी के लिए लगा दिया गया, ताकि कोई भी रोमांच के लिए वहां तक ना पहुंच सके। सनी वेदर है और जहाँ जहाँ जो फ्रॉस्ट है मेल्ट हो रहा है, वहाँ डूबने का खतरा हो सकता है। झील जमने की वजह से उसमें चलने वाले शिकारे कम हो गए, लेकिन लोगों ने वहां चहलकदमी शुरू कर दी। बच्चों ने तो झील को मैदान ही मान लिया और वहां क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन और एसडीआरएफ ने लोगों को हिदायत देने के साथ ही उनकी हिफाजत की भी पूरी तैयारी कर ली है। हमने सर यहाँ पे बोर्ड भी रखे, लड़के भी हम तैयार हैं यहाँ पर सर। अगर खुदा न खासा प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसके तैयार है, उसके लिए तैयार है। लोगों और खासकर बच्चों को वहां आने से रोकने के लिए एसडीआरएफ की कुछ टीमें झील के किनारे निगरानी करती दिखी, जबकि कुछ की झील के अंदर ड्यूटी लगाई गई, जो नाव के जरिए घूम घूम कर गश्त करती नजर आई। सौभाग्य की बात है कि हम अजीब सिरफिरे लोग हैं, जो पहले जान जोखिम में डालकर मस्ती करते हैं और खुद की बुलाई आफत में फंसकर शोर मचाते हैं कि सरकार बचाती क्यों नहीं है। हम 1 महीने से देख सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी पहाड़ी राज्यों में बर्फ ने जीना दुश्वार कर दिया है। रास्ते बंद हैं, पहाड़ी नालों और झीलों का पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। पीने के पानी के लिए भी बर्फ से जंग लड़नी पड़ रही है। ऐसे में प्रशासन हमारी राहत का इंतजाम करते करते तंग है और हम अपनी लापरवाही से प्रशासन को एक नए काम पर लगा रहे हैं कि वो हमको जान से खिलवाड़ करने से रोके। श्रीनगर में ठंड ने 3 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डल झील पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। बच्चे डल झील पर टहलने लगे तो बात समझ में आती है, वो नादान है, खतरा नहीं समझ रहे। लेकिन जो बड़े हो चुके हैं उनका दिमाग क्यों फिर गया? ये बात क्यों नहीं समझ में आ जाती कि बर्फ की परत झील के ऊपर जमी है, नीचे तो गहरा और बहुत ठंडा पानी है। बर्फ पर अपना वजन तोलने का पागलपन हमको ले डूबेगा भाई। ये सनक रोकने के लिए अगर एसडीआरएफ को तैनात करना पड़े तो हमें अपनी समझ पर तरस खाना चाहिए।
गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी बड़ा हमला करने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी 26 जनवरी पर हमला कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के 2 ग्रुप 26 जनवरी से पहले घुसपैठ की फिराक में हैं, जो जल्द ही जम्मू शहर में निक्की तवी नदी पर और नाले के रास्ते घुस सकते हैं। इन दोनों ग्रुप के पाकिस्तान में सियालकोट के पास गांव उमरावाली में पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट के पास देखे जाने की खबर है। खुफिया एजेंसियों की इस सूचना के बाद सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया। बीजेपी ने चुनाव से पहले टीएमसी को फिर झटका लगने का दावा किया। चुनाव से पहले टीएमसी नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया। एक जनसभा में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा कर दिया कि हावड़ा से टीएमसी सांसद और पूर्व फुटबॉलर प्रसून बनर्जी जल्द ही बीजेपी में आएंगे। लेकिन टीएमसी ने इस दावे को हवा हवाई बता दिया। स्पेकुलेशन है। प्रसून बनर्जी तो पूरा तृणमूल में है, यही मेरा जानकारी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुबह से ब्रिस्बेन में आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। अनफिट जसप्रीत बुमराह के खेलने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। टीम मैनेजमेंट इसके लिए टॉस तक का इंतजार करना चाहती है। We play to our potential. All of us believe we'll do well. मकर संक्रांति पर कई लोगों ने इलाहाबाद में संगम समेत देश भर की नदियों में डुबकी लगाई। वहां चल रहे माघ मेले में कोरोना संकट की वजह से श्रद्धालुओं के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। स्नान करने से शांति प्राप्त होती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक तेंदुआ सड़क पर घूमता नजर आया। यही नहीं, वो कई लोगों के पास भी गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिस जगह पर यह तेंदुआ नजर आया वहां पास में ही द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी मौजूद है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान पर विवादास्पद बयान दे दिया जिसमें उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने का मुद्दा उठाया था। डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये, बच्चियों के बारे की 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती है। सज्जन सिंह वर्मा के इस विवादास्पद बयान पर हंगामा बढ़ा तो कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। तो सज्जन जी की टिप्पणी है वो मुझे लगता है गलत है और उनको अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। मकर संक्रांति पर पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। लालू यादव के आवास पर हर साल होने वाले दही चूड़ा के भोज को तो इस बार कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया था, लेकिन तेज प्रताप ने अपने आवास पर इस त्योहार को मनाया। इस मौके पर उन्होंने घोड़े की सवारी भी की। तेज प्रताप ने खुद ही घोड़े की लगाम पकड़ी और फिर काफी देर तक घुड़सवारी का मजा लिया। इसके अलावा कई पहलवानों को भी उनके घर बुलाया गया। उन पहलवानों ने उनके सामने कई हैरतअंगेज करतब करके दिखाए। इसके बाद तेज प्रताप ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बुलाकर उन्हें अपने हाथों से दही चूड़ा खिलाया। सौभाग्य की एक बात यह कि मकर संक्रांति देश के सबसे बड़े त्योहारों में एक है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां यह त्योहार किसी न किसी नाम से न मनाया जाता हो। इन त्योहारों से लोगों की आस्था जुड़ी है, इसलिए ये नेताओं के लिए भी अहम हो जाते हैं। नेता और जनता का नाता सिर्फ चुनाव में वोट मांगने तक नहीं है, वो हमारी खुशियों से भी जुड़े हैं और परंपराओं से भी। ये दिखाने के लिए त्योहार से बेहतर मौका कोई नहीं होता। बिहार में छठ के बाद मकर संक्रांति और फिर होली में ऐसे मौके आते हैं। इन त्योहारों पर मजमा लगाकर ही लालू यादव ने जनता की नब्ज पकड़ी थी। अब उनके बेटे तेज प्रताप यादव वैसी ही कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग लाया गया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रंप पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने उन पर महाभियोग चलाने का समर्थन किया। अब यह प्रस्ताव अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में जाएगा, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर ट्रायल चला जाएगा। अगर ट्रायल में ट्रंप अमेरिकी संसद में हमले के दोषी पाए गए तो सेनेट उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी पद के लिए अयोग्य कर सकती है। यानी कि जो चर्चा है कि ट्रंप 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर पानी फिर सकता है। हालांकि पेच यह है कि 19 जनवरी तक सेनेट का सत्र नहीं है और 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसे में ट्रंप पद से हटेंगे नहीं और अपना कार्यकाल पूरा कर ही लेंगे। 2019 के महाभियोग प्रस्ताव में ट्रंप बच गए थे, लेकिन देखना होगा कि इस बार जबकि वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं होंगे, तब क्या महाभियोग प्रस्ताव से बच पाते हैं।
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान को कोर्ट ने 18 जनवरी तक एनसीबी रिमांड पर भेज दिया। एक दिन पहले ड्रग्स केस में 10 घंटों तक पूछताछ करने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद समीर खान की पहले मेडिकल जांच कराई गई और फिर उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 18 जनवरी तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। तो कोर्ट ने उसको एनसीबी कस्टडी में रिमांड करी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। इसके अलावा कोर्ट ने ड्रग्स तस्कर करण सजनानी और एक अभिनेत्री की पूर्व मैनेजर रायला फर्नीचर वाला की एनसीबी हिरासत को 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। कुछ रोज पहले ड्रग्स केस में एनसीबी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ के दौरान समीर खान का नाम सामने आया था। आरोप है कि समीर ने सजनानी के ड्रग्स तस्करी के कारोबार में पैसा लगाया था। पैसे का लेन देन का भी है। ही वॉज फाइनेंसिंग और कुछ पैसे उसने दिए थे। नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी गर्मा गई। एनसीपी ने तो इसके बहाने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। All the central agencies are being used against the opponents in India. दामाद समीर खान की गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कानून को सबके लिए बराबर बताया। सौभाग्य की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मुंबई में हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट तक पहुंचेगी, इसके बारे में 6 महीने पहले कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। अक्सर ऐसा ही होता है, अपराध की जड़ें हमारी सोच से भी परे होती हैं, तभी तो हम चौकन्ने नहीं रहते, सिर्फ चौंकते रहते। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी भी चौंकाने वाली, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसलिए एनसीबी के लिए मामला ज्यादा चुनौती भरा है। एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद पर एक बड़े ड्रग्स तस्कर का बिजनेस पार्टनर होने का आरोप लगाया है, जिसे साबित करने के लिए सबूत के नाम पर अभी कुछ व्हाट्सएप चैट हैं और कुछ हजार रुपए की लेन देन का पता चला है। ऐसे ही सबूतों के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को भी ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बताया था, लेकिन रिया को जमानत देते समय बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए थे। सरकार से देश में ही बने 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी मिलने के बाद भारतीय वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने दावा किया कि चीन और पाकिस्तान के JF-17 पर स्वदेशी तेजस भारी पड़ेगा। We'll have a version which will be ahead, and we plan other sensors and weapons which are top of the line. राम सेतु की उम्र का पता लगाने पर रिसर्च होगी। केंद्र सरकार ने राम सेतु की उम्र का पता लगाने के लिए रिसर्च की मंजूरी दे दी। इस टीम में पुरातत्व विभाग के अलावा अलग अलग विभागों के वैज्ञानिक होंगे, जो ये भी पता करेंगे कि राम सेतु कब और कैसे बना। केंद्र का मानना है कि इस रिसर्च से सही वैज्ञानिक डेटा सामने आएगा और राम सेतु से जुड़ा विवाद खत्म होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि तेजस लड़ाकू विमान देश में बनने से 50,000 नए रोजगार के मौके पैदा होंगे। More than 50,000 job opportunities भी क्रिएट होने वाली है। टाइगर श्रॉफ ने अपना एक और गाना सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर सियासी पारा चढ़ गया। सरकार के मंत्रियों ने किसान संगठनों के आंदोलन में पीएम के लिए इस्तेमाल की गई भाषा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विरोध एक सीमा तक होना चाहिए। जबकि एक दिन पहले तक इस बात की आलोचना करने वाली कांग्रेस के सुर अगले ही दिन बदल गए। किसान हैं, ठिठुर रहे हैं, तकलीफ में हैं, ऐसे में उनको गुस्सा आ गई होगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने बयान दिया कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में पैर पसारती है तो इसके लिए टीएमसी जिम्मेदार होगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं और कार्यकर्ताओं को काफी परेशान किया। बीजेपी को उन्होंने एंट्री कराई है। दिल्ली के जाफराबाद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बदमाशों ने सरेआम एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह रंजिश बताई गई। दिन दहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात की तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक तस्वीर में रईस अंसारी नाम का एक आदमी घर के सामने अपने स्कूटर में सामान रखता और उसे साफ करता नजर आया। इस दौरान वो अपने एक जानकार के साथ बातचीत भी करता रहा। तभी वहां पहले से घात लगाए 2 बदमाश आ धमके, जिनमें एक ने उससे बातचीत शुरू कर दी, जबकि दूसरा बदमाश अपनी पिस्तौल में गोली लोड करने लगा। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद
बदमाश ने उसके सिर पर पिस्तौल लगा दी, लेकिन गोली नहीं चली। बदमाशों का इरादा भांपकर वो घर की तरफ भागने लगा। इस बीच बदमाश ने उस पर फिर गोली चलाई, लेकिन इस बार भी गोली उसे नहीं लगी। बाद में दूसरे बदमाश ने उसका पीछा किया और दौड़ाकर उसे गोली मार दी और फिर दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। सौभाग्य की बात है कि देश में हर 15 मिनट पर किसी न किसी के सिर पर खून सवार होता है और वो किसी का खून कर देता है। ज्यादातर मामलों में हत्यारे जान पहचान वाले ही होते हैं, जो रिश्ते निभाने में तो चूक सकते हैं, लेकिन रंजिश निकालने में न तो उनके हाथ कांपने नहीं कानून से उनको डर लगता है। अब रंजिश पालने, दुश्मनी करने के लिए तो किसी के पास बहाने की कमी नहीं होती। दिल्ली के जाफराबाद में हत्या करने वाले जान पहचान के ही थे, ये उनके हाव भाव से ही साफ हो गया था। ऐसे हत्यारों के मन में कानून का डर पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हत्यारा भी कानून के शिकंजे से बचता है तो उसे देखकर बाकियों का हौसला भी बढ़ता है। वो मान लेते हैं कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों से लोगों को विदेश में भी भड़काने की साजिश रची जा रही है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने ब्रिटेन और कनाडा में छोटे बड़े कई प्रदर्शन किए, जिनमें किसानों के मुद्दों की आड़ में भारत के खिलाफ लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। यही नहीं, इस संगठन ने सिंघू बॉर्डर के पास के कुछ गांवों में भी अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। खबर है कि संगठन से जुड़े लोग धरने पर बैठे किसानों को भड़काने के साथ प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाते हैं। देश विरोधी इस साजिश की भनक लगते ही सरकार ने इस पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियां देश विदेश में मौजूद इस संगठन से जुड़े सदस्यों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही हैं ताकि उन्हें जब्त किया जा सके। ईरान ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी सेना की ताकत की नुमाइश की। ईरान और अमेरिका पिछले साल से युद्ध की कगार पर खड़े हैं, लेकिन ईरान है कि मानने को तैयार ही नहीं। वो कभी हथियारों का परीक्षण करके तो कभी सैन्य अभ्यास के जरिए अमेरिका को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। और इस बार उसकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर यह दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका भले ही महाशक्ति हो, लेकिन वो ईरान को हल्के में बिल्कुल न ले। अपने युद्ध अभ्यास में ईरान ने अलग अलग तरह की मिसाइलों की आजमाइश की। पानी के जहाज से छोड़ी गई एक मिसाइल तो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए ऐसी बेताब दिखी कि महज 4 सेकंड में आंखों से ओझल हो गई। और फिर उसकी मचाई तबाही की जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर ईरान अपनी पीठ थपथपाने लगा। ईरान ने समंदर के अंदर खतरनाक टॉर्पीडो चलाने की भी ड्रिल की, लेकिन वो बस इतने पर ही नहीं रुका। इस युद्ध अभ्यास में उसकी नौसेना ने लगे हाथ अपने सबसे बड़े जंगी जहाज मकरान को भी मैदान में उतार दिया। सामने आई तस्वीरों में कई हेलीकॉप्टर उसके हेलीपैड से उड़ान भरने के लिए तैयार दिखे। 748 फीट लंबा और 138 फीट चौड़ा ये जहाज ईरान ने ही बनाया है। दावा तो यहां तक है कि ये किसी बंदरगाह पर डॉक किए बिना करीब 3 साल तक सफर कर सकता है। सौभाग्य की बात यह है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का टकराव बड़े संकट का इशारा कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग जैसे हालात वहां 2 साल से हैं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक रणनीति की देन बताया जा रहा था। अब अमेरिका से ट्रंप की सत्ता जा रही है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर ईरान के साथ समझौते का इशारा भी कर चुके हैं। कायदे से तो ईरान को अपनी ताकत की नुमाइश बंद करके अमेरिका के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन इस खेल में इजरायल भी तो है, जिसे ईरान की सरकार अमेरिका से भी ज्यादा खतरा मानती है। आशंका यह है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ तो इजरायल की सेना चुप नहीं बैठेगी। इजरायल पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइल हमले की धमकी दे चुका है। ईरान पिछले कुछ दिनों से मिसाइलें दागकर जो युद्ध अभ्यास कर रहा है, उसकी असल वजह यही है। ईरान ये संदेश देने में जुटा है कि हमला चाहे अमेरिका करे या इजरायल, ईरान की सेना जवाबी हमले के लिए तैयार है। केरल के अजरुद्दीन ने सिर्फ 37 गेंदों पर शतक ठोक दिया। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में केरल की टीम ने मुंबई को 8 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में केरल के मोहम्मद अजरुद्दीन ने सिर्फ 37 गेंदों में शतक लगाया और अपनी टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस मैच में वो 54 गेंदों में 137 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अजरुद्दीन का ये शतक सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में दूसरा सबसे तेज शतक है। इससे पहले ऋषभ पंत ने 32 गेंदों पर शतक लगाया था। तमिलनाडु के मदुरई में पोंगल के मौके पर राहुल गांधी ने जल्लीकट्टू कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने इस पारंपरिक खेल को सुरक्षित बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनके इस दौरे को राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। The government in Delhi, they can destroy the cultures of this country. राहुल गांधी के इस वार पर बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर पलटवार किया और कांग्रेस पर संस्कृति विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की चौथी मंजिल पर बने नर्सिंग रूम में आग लग गई। हालांकि ये खबर मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। कश्मीर में शांति की मुहिम चलाने वाले पुलिस अधिकारियों समेत कई लोगों के सस्पेंड किए गए ट्विटर अकाउंट फिर बहाल कर दिए गए। इससे पहले पाकिस्तान ने इन लोगों के बारे में गलत रिपोर्ट देते हुए ट्विटर से शिकायत कर दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर ट्विटर ने उनके अकाउंट बंद कर दिए थे। हालांकि फिर भारत सरकार ने ट्विटर से सख्त नाराजगी जताई, जिसके बाद ऐसे कई ट्विटर अकाउंट फिर सक्रिय कर दिए गए। 50 दिन से चल रहे किसान आंदोलन का नुकसान हरियाणा और दिल्ली के उद्योगों को सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर के करीब सोनीपत के कुंडली में सैकड़ों कारखाने आंदोलन की वजह से ठप पड़े हैं, जिन्हें रोजाना करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फर्नीचर बनाने वाले कारखाने हों या कपड़े बनाने वाले, बड़ी बड़ी मशीनों का कारोबार हो या छपाई करने वाले, आंदोलन के कारण सबके सामने मुसीबतों का अंबार लग गया। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया की सिंघू बॉर्डर से दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। बॉर्डर ठप होने की वजह से सबसे बड़ी परेशानी माल ढुलाई की हुई है। ना रॉ मटेरियल की मूवमेंट हो पा रही है, ना फिनिश गुड्स की मूवमेंट हो पा रही है, ना लेबर की मूवमेंट हो पा रही है। मतलब मल्टीपल लॉसेस इंडस्ट्री सफर कर रही है। कारखाने चलाने वाले न तो किसानों के खिलाफ हैं और न ही उनके आंदोलन के, लेकिन अब उनके भी सब्र का बांध टूटने लगा है। हमारा भी हक है, हमें भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं और लोगों को तनख्वाह देनी है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि किसानों का आंदोलन है तो हम तनख्वाह नहीं देंगे। कई कारखाने ऐसे हैं जहां 50 दिन पहले जो डिब्बा जहां रखा था 50 दिन बाद भी वहीं रखा हुआ है, क्योंकि कारखानों में बंद रास्तों के कारण कर्मचारी पहुंच नहीं रहे और माल ढोने का भाड़ा 5 गुना तक बढ़ चुका है। अकेले कुंडली में करीब 1800 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें रोजाना करोड़ों का कारोबार हुआ करता था और 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिला करता था। लेकिन सैकड़ों कारखाने अब बंद हैं और जो खुले हैं उनमें ज्यादातर में काम बंद है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्टून ऐसे ही हैं जैसे आए थे, या जैसे जो सामान जैसे पैक हुआ था 50 दिनों से, उसी तरीके से आपको एक भी वर्कर इस फैक्ट्री में देखने को नहीं मिलेंगे। जो मजदूर काम पर आ भी रहे हैं उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, यानी काम पर घंटों की देरी से पहुंचते हैं और कारखानों से जल्दी घर के लिए निकलना पड़ता है। पहले से कोरोना की मार झेल रहे उद्योगों के लिए ये हालात वजूद बचाने की जंग से कम नहीं है। हर तरफ इस फैक्ट्री में आपको दिखेंगे दिखेंगी मशीनें, और यहाँ पर देखिए आपको कोई भी कर्मचारी इस मशीनों को चलाता हुआ नहीं दिखेगा। नुकसान केवल उद्योगों का नहीं, उन हजारों मजदूरों का भी हुआ जिनकी रोजी रोटी या तो बंद हो चुके रास्तों की वजह से या ठप पड़े कारखानों की वजह से छिन गई। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों के आंदोलन से कुछ नेताओं की राजनीति भले ही चमक रही हो, लेकिन पूरे देश को इस आंदोलन से नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने दिल्ली को नहीं घेरा है, बल्कि देश को एक बड़े संकट में घेर रखा है। इस नुकसान को सिर्फ फैक्ट्री बंद होने और आर्थिक संकट से जोड़ने की भूल मत कीजिए। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्रियों में जो सामान बनता है उससे वहाँ काम करने वालों का चूल्हा भर नहीं जलता। वो सामान हमारी आपकी ज़रूरतों का भी है। पंजाब हरियाणा के किसानों को तो पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में दवाइयाँ बनाने की कई कंपनियाँ हैं। वहाँ भी दवा बनाने का सामान दिल्ली या दूसरे राज्यों से दिल्ली होते हुए ही पहुँचता है। दवा फैक्ट्रियाँ भी किसान आंदोलन की मार झेल रही हैं। कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों के मन में सिर्फ आशंका भर है। वो आशंका गलत भी हो सकती है, लेकिन उनके आंदोलन की वजह से फैक्ट्रियों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। ये आशंका नहीं है, ये सच्चाई है, जिससे आंखें फेरकर किसान संगठन अपने लिए हमदर्दी नहीं जुटा रहे, सिर्फ बद्दुआएं ले रहे हैं। देश भर में 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीन लगाने के अभियान से पहले सरकार ने इससे जुड़ी कई बातें साफ कर दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि किसी भी बीमारी से जूझ रहे लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। मतलब ये कि टीका पूरी तरह से स्वस्थ लोगों को ही दिया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के अंत तक पहले चरण में शामिल 60% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। मार्च के अंत तक ही कोविन ऐप भी लोगों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी तब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वैक्सीन पर लोगों में किसी तरह का भ्रम न रहे, इसके लिए सुबह से अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाली कॉलर ट्यून को भी बदल दिया जाएगा। मतलब सुबह से जसलीन भल्ला की आवाज़ में जो नई कॉलर ट्यून सुनाई देगी, उसमें कोरोना से बचाव के साथ टीका लगवाने से जुड़ी जानकारियां भी जाएंगी। नमस्कार। नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें।
दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से सांसें थाम कर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें घने कोहरे की वजह से गड्ढे में गिरी एक कार को बाहर निकाला गया, क्योंकि ये कार कोहरा छाने की वजह से सीवर लाइन के लिए खोदे गए एक गड्ढे में गिर गई, जिसे एक क्रेन की मदद से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। ऐसे में वहां भीड़ जमा हो गई। कार को गड्ढे से बाहर निकालने से पहले वहां जुटे लोगों ने इस कार से मसूरी जा रहे चारों लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। कोरोना वायरस के फैलने के सच का पता लगाने के लिए WHO की एक टीम चीन के वुहान शहर पहुंची। दुनिया भर के लिए मुसीबत बने कोरोना की शुरुआत इसी वुहान शहर से हुई थी। जहां पहुंची WHO की ये टीम अब इस बात का पता लगाएगी कि आखिर ये खतरनाक वायरस आया कहां से और कैसे ये लोगों के बीच फैल गया। टीम में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और रूस समेत कुल 9 देशों के सदस्य शामिल किए गए हैं। ये सभी लोग वहां के वैज्ञानिकों से मिलेंगे और दुनिया के लिए मुसीबत बने इस वायरस पर उनसे चर्चा कर अहम जानकारियां जुटाएंगे। हालांकि टीम के सदस्यों को 12 दिन के लिए क्वारंटीन रखा गया है, जिसके बाद वो अपनी छानबीन शुरू कर सकेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को होने वाली विदेशी फंडिंग पर एक बड़ी जानकारी सामने आई। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जारी इस आंदोलन के लिए यूके, इटली, कनाडा और पाकिस्तान से पैसा जुटाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इटली में खालिस्तान समर्थक सतिंदर सिंह बाजवा किसान आंदोलन के लिए फंडिंग कर रहा है। इसी तरह यूके में ब्रिटिश सिख काउंसिल के सुखजिंदर सिंह, कुलवंत सिंह और तरसेम सिंह देओल रकम जुटा रहे हैं, तो कनाडा में जोगिंदर बस्सी और हरजीत गिल नाम के 2 लोग फंड जुटाने की मुहिम चला रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में कुख्यात खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पंजवार और वधावा सिंह किसान आंदोलन के लिए फंडिंग कर रहे हैं, जिनमें वहां की खुफिया एजेंसी ISI भी उनकी खुलकर मदद कर रही है। पूर्व IAS अधिकारी अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व IAS अधिकारी अरविंद शर्मा लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने 2 दिन पहले ही PMO से VRS यानी वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। गुजरात कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अरविंद शर्मा यूपी के मऊ के रहने वाले हैं और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे तब भी अरविंद शर्मा उनके साथ अलग अलग पदों पर साथ रहे। सभी के बीच मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। देश के 50 डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने एक खुला खत लिखा और कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को गलत बताया। ऑटो समेत कुछ सेक्टर के शेयरों में खरीदारी से शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 92 अंक चढ़कर 49,584 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 31 अंक ऊपर 14,596 पर पहुंच गया। सीमा विवाद के बाद पहली बार नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे। इस दौरे में भारत की मदद से नेपाल में चल रही कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा होगी। इसके अलावा नेपाल के विदेश मंत्री भारत में बनी कोरोना वैक्सीन पर भी बात करेंगे, ताकि इस भारतीय टीके से नेपाल सरकार को कोरोना संकट से निपटने में मदद मिल सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां कुछ लोगों ने एक कार ड्राइवर को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी और वो डिवाइडर पर चढ़ गई। फिर क्या था, वहां मौजूद कुछ लड़कों ने ड्राइवर को घेर लिया और नशे में होने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। कितने मॉर्निंग में पियोगे? मॉर्निंग में पियोगे? पहले 2 लड़कों ने उस पर ताबड़तोड़ बेल्ट से हमला किया, फिर दूसरे लड़कों ने उसे लात से मारना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने उसके फोन से उसके रिश्तेदारों को धमकी भी दी। बचे कोई नहीं, हाँ बचाओ। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद साजिश